नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उकवा रेंज ऑफिस के पास दिखा तेंदुआ, लोगों का लगा जमावड़ा, गाड़ियों की लाइट देख दोबारा जंगल में लौटा तेंदुआ। परिसीमन में अटका नगर पालिका चुनाव, 2011 की जनगणना के आधार पर भोपाल भेजा गया प्रस्ताव। वर्ल्ड कप 1983 के हीरो कपिल देव 12 फरवरी को आएंगे वारासिवनी। प्रशासनिक उदासीनता के कारण हॉकी मैदान को टर्फ बनाए जाने में देरी, 8 करोड़ रुपए का बना बजट, आवंटन का इंतजार। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र पर नहीं मिल रहा वेलनेस सेंटर का लाभ, शोपीस बनकर रह गए भवन। घरेलू बात पर पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार, तिरोड़ी थाना अंतर्गत बोरखेड़ा की घटना। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत परिवारों के सत्यापन में बालाघाट जिला प्रदेश में अव्वल। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार की शाम करीब 6 बजे उकवा स्थित बैहर और सोनगुड्डा रोड के पास तेंदुआ देखा गया, जो करीब 20 मिनट तक सड़क किनारे बैठने के बाद जंगल में चला गया। इस बात की खबर लगते ही तेंदुआ देखने के लिए लोगों का हुजूम लग गया। लोगों की संख्या बढ़ती देख और रात के अंधेरे में मोटरसाइकिल की रोशनी की वजह से तेंदुआ लगभग 15 से 20 मिनट बाद पुनः उकवा वन विभाग की नर्सरी के रास्ते जंगल में चला गया। इस तरह उकवा रेंज ऑफिसर और रिहायशी क्षेत्र के करीब तेंदुए के देखे जाने से लोगों में घबराहट का माहौल व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर तेंदुए के अचानक सड़क किनारे आ जाने से वन विभाग भी सतर्क दिखाई दे रहा है। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा तेंदुए पर निगरानी रखी जा रही है, जिससे यह दोबारा इस तरह सड़क किनारे न आ जाए। आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में वारासिवनी रोड पर स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आदिवासियों को शासन की योजनाओं का लाभ न मिलने को लेकर चर्चा की गई। वहीं विभिन्न समस्याओं को लेकर आवश्यक रणनीति तैयार की गई। इस बैठक में संगठन जिला अध्यक्ष भवन सिंह कुर्राम सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। ये बालाघाट जिले के संपूर्ण ब्लॉकों की बैठक थी, जिसमें आदिवासियों को जो मिलने वाले लाभ, शासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जो मिलने वाले लाभ हैं, उनका समुचित लाभ मिल नहीं पा रहा है। उस संदर्भ में जैसे मान लो कि बात एक वन अधिकार अधिनियम 2006 का लाभ हमारे आदिवासी साथियों को नहीं मिल पाया है, उस संदर्भ में जो दावे आपत्ति पेश करना है उसके संदर्भ में, और सामाजिक एकता के साथ में और भी जो अनेक प्रकार की साधन और सुविधाएं हमको प्राप्त होती हैं आदिवासी समाज को, उनके संदर्भ में यह बैठक और उनकी जानकारी देने के लिए बुलाया गया था। ये बैठक को बुलाया गया। शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत तमाम प्राइवेट स्कूलों की नवीन मान्यता को लेकर एम शिक्षा मित्र ऐप का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका विरोध प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज राधा कृष्णन स्कूल में आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग की नीतियों को लेकर आपत्ति जताई गई। इस संदर्भ में संगठन के सचिव निरंजन बिसेन ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मैं निरंजन बिसेन, संचालक कैरियर एजुकेशन सोसाइटी और बालाघाट जिला अशासकीय विद्यालय संगठन का सेक्रेटरी हूँ। सर, आज की जो बैठक जो रखी है, आज की बैठक मूल रूप से रखी गई है कि अभी मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश शिक्षा केंद्र की ओर से अशासकीय विद्यालयों के मान्यता नवीनीकरण के लिए, जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक की मान्यता नवीनीकरण का और नवीन मान्यता के लिए जो आवेदन मंगाए हैं, उसमें एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से मान्यता नवीनीकरण के लिए अप्लाई करना कहा गया है। एम शिक्षा मित्र एक मोबाइल ऐप है। परेशानी इसमें यह आ रही है कि आज भी हमारे पूरे मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल इलाके में बहुत सी जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और इसमें तय किया है कि अभी कोई भी विद्यालय एम शिक्षा मित्र के ऐप के माध्यम से मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं करेगा। बहिष्कार कर रहे हैं मतलब इसका? हाँ, इसका अभी हम पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश अपना शासकीय विद्यालय संगठन की ओर से।
बीआरसी बैहर के द्वारा प्राथमिक शाला सिंहबाग में पदस्थ आदिवासी महिला शिक्षिका के साथ अभद्रता किए जाने की किसानों को सम्मान निधि न दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर अखिल भारतीय विकास परिषद के बैनर तले आज आदिवासी समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर अशोक मांझी को ज्ञापन सौंपा। संगठन के अध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम ने बताया कि बैहर बीआरसी के द्वारा आदिवासी महिला शिक्षिका को प्रताड़ित किया गया है, जिसको लेकर समाज के लोगों द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इस वजह से आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। हमने कलेक्टर महोदय को इसलिए ज्ञापन दिए हैं कि बैहर में जो सिंधबाग में प्राथमिक शाला है वहाँ पे पदस्थ एक आदिवासी महिला शिक्षिका है, उनको बीआरसी महोदय ने बहुत 2.5 घंटे तक प्रताड़ित किया कुछ वहाँ की जो जानकारी के लिए, और उनके हाथ से मोबाइल छीन लेना, ये इस प्रकार की अभद्रता और प्रताड़ना के खिलाफ में हम लोगों ने एसडीएम साहब से निवेदन किया था, लेकिन हमारे निवेदन पे ध्यान नहीं दिया गया और हम जितने भी जनप्रतिनिधि आदिवासी समाज से थे वो गए हुए थे वहाँ पे, और हमारे साथ में उन लोगों ने सही तरीके से बिहेवियर नहीं किया। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या, अगर उस एसडीएम को और बीआरसी महोदय को वहाँ से तत्कालिक उनके ऊपर जांच कराकर उनका स्थानांतरण ना कराया गया तो पूरा समाज आंदोलन के लिए खड़ा होगा। वहीं पदाधिकारी श्री कुशरे ने गढ़ी में 93% किसानों को सम्मान निधि न मिलने पर नाराजगी जताई। हमारे बैहर विधानसभा क्षेत्र में गढ़ी जो क्षेत्र है, उधर के करीब 50-60 गांव ऐसे हैं जहां पे 95% किसानों को आज भी किसान सम्मान निधि नहीं प्राप्त है, और जिसके लिए बैंक वाले उनके खाते में वो जो पुराना अंक खाता क्रमांक था वो और आईएफएससी कोड दोनों बदल चुके हैं, और उसे बदलाव नहीं करने के कारण और सरकारी कर्मचारी हैं जिनको किसानों का डाटा उसमें कंप्यूटर में अंकित करना है, तो वो उसमें प्रशिक्षित नहीं है या जो भी है, हीला हवाली करते चले आ रहे हैं। आज तक की तारीख में वहाँ किसान वंचित है। वहीं इस मामले में डिप्टी कलेक्टर अशोक मांझी ने समाज के लोगों को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसमें सबसे प्रथम तो जांच की जाएगी, जांच में फिर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत सोमवार को जिले के तमाम शासकीय स्कूलों में प्री वार्षिक परीक्षा का आयोजन शुरू किया गया है। कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के लिए शुरू की गई यह प्री वार्षिक परीक्षा 3 से 8 फरवरी तक आयोजित की जाएगी, जिसके बाद रिवीजन कोर्स पूर्ण कराया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र से मिले निर्देशों के तहत सोमवार को समस्त प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में पढ़ने वाले कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों ने प्री वार्षिक परीक्षा का पहला प्रश्न पत्र हल किया। ये परीक्षा जो है आज से प्रारंभ होके पूरा शनिवार तक चलेगी, यानी 8 तारीख तक, और दिशा निर्देश ऐसे हैं कि बच्चों को वार्षिक परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी करवाई जा रही है। जो राज्य शिक्षा केंद्र से प्रश्न बैंक और प्रश्न पत्र प्राप्त हुए हैं उनकी तैयारी लगातार बच्चों को करवाई जा रही है, और जिससे बच्चे वार्षिक परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। रिवीजन लगातार जनवरी में कोर्स हमारे ख़त्म हो गए हैं और तब से लगातार बच्चों का रिवीजन करवाया जा रहा है। बीच में ये परीक्षा आ गई है तो इसका भी रिवीजन सुबह बच्चों को हम बुलाते हैं और 3 घंटा रिवीजन चलता है पहले, उसके बाद परीक्षा देते हैं। इसके बाद में परीक्षा ख़त्म होने के पश्चात बाकी बचा हुआ समय है वार्षिक परीक्षा तक, तो लगातार विषयों का रिवीजन करवाया जाएगा। बीच बीच में टेस्ट भी लगातार लिए जाते रहेंगे। इस तरह बच्चे जो है अपने विषयों में दक्ष हो जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन की अति महत्वपूर्ण योजना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लाखों रुपए खर्च करने के 5 महीने बाद भी ग्रामीण स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे बड़ी परेशानी यह है कि शासन द्वारा डॉक्टर और अन्य स्टाफ की भर्ती अब तक नहीं की गई है, जिस कारण यह वेलनेस सेंटर अब केवल शोपीस बन के रह गया है। इस विषय पर पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान कुम्हारी पंचायत के पूर्व उप सरपंच बताते हैं कि भवन का निर्माण तो किया गया लेकिन इलाज नहीं हो रहा है। कोई सुविधा नहीं मिल रही। एक मैडम और एक जेंट्स आता है बस। यहाँ पे सब ओपनिंग होने वाली थी, अभी तक नहीं हुई।
कितने साल हुए, कितने महीने हुए इसको खुले हुए? ये तो 5-6 साल से हो गया, पर अभी नया फिर से हो रहा है, अभी हुआ नहीं है उसका। अभी खाट वाट आने वाली थी, डिलीवरी पीरियड यहाँ होने वाली थी, पर अभी कोई सुविधा नहीं है वैसे। हमारे यहाँ पे डिलीवरी पीरियड वाला हट जाते तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे सब उसके लिए सब 50 लाख रुपये लगाया उन्होंने, अभी तो ओपनिंग नहीं हुई और कोई आए भी नहीं। वेलनेस सेंटर में कार्यरत कर्मचारी बताते हैं कि उनके द्वारा शासन स्तर को दिए गए प्रत्येक कार्य अपने स्तर पर पूरे कर दिए गए हैं। अब इंतजार वरिष्ठ स्तर से होने वाली पदस्थापना का है। तो हेल्थ वेलनेस सेंटर के तहत यहाँ पे अभी एक NCD प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत हमने सब गाँव में सबकी रजिस्ट्रेशन की 30+ एज से, और प्राय सभी लोगों का हमने स्क्रीनिंग भी किया, जिसमें हमको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के सब पेशेंट मिले। तो उनको इस हेल्थ वेलनेस सेंटर के तहत पर डे यहाँ पर चेकअप भी किया जाएगा, और पर डे उनको जैसे उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको मेडिसिन दी जाएगी। यहाँ पे अभी वर्तमान में एक CHO की पोस्टिंग है, एक MPW, एक NM की पोस्टिंग है। तो अभी यहाँ कौन कौन उपलब्ध है? तीनों उपलब्ध हैं। और अभी जैसे हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाया तो गया है, पर अभी जो पर्याप्त आवश्यक जो यहाँ की सामग्री है, हाँ, वो अभी उपलब्ध नहीं हो पाई। जस्ट अभी बिल्डिंग अपडेट हुई है। आपको बता दें कि जिले के 35 उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से अपडेट कर यहां सभी सुविधाएं दी जाएंगी। प्रत्येक सेंटर पर 10 नए स्टाफ की भर्ती किए जाने की योजना थी। इसमें स्टाफ नर्स से लेकर ANM, पैथोलॉजिस्ट, ड्रेसर, कंपाउंडर से लेकर चपरासी तक शामिल होंगे। अभी वर्तमान में तो यहाँ पे ऐसी कोई सुविधाएं हमको दी नहीं गई है। फ़िलहाल अभी हम लोगों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सारे इंस्ट्रूमेंट की, तो अभी BP इंस्ट्रूमेंट, ग्लूकोमीटर और स्टेथोस्कोप, अभी ये सब हमको नहीं दिया गया है। बाकी कुछ कॉमन मेडिसिन है जो अभी 2 दिन पहले ही हमने इशू करवाया है यहाँ नामता PSC से। बाकी बहुत सारी मेडिसिन अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और बेड और टेबल, चेयर्स की व्यवस्था भी अभी नहीं है पेशेंट के लिए। बाकी और कुछ क्रिटिकल केस वगैरह हैं जिनकी हमको OPD की एंट्री वगैरह करना है, तो वो भी अभी अवेलेबल नहीं है। स्टाफ तो अभी नहीं है, अभी सिर्फ मैं CHO यहाँ पे एज अ पोस्टेड हूँ, और बाकी ANM दीदी हैं और MPW भैया हैं। प्रत्येक सेंटर में कम से कम 10-10 स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती होना था। इस प्रकार से 350 कर्मचारियों की भर्ती होना था। उप स्वास्थ्य केंद्र को अपडेट करने के लिए प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र को 7-7 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे भवन में और सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके अलावा अन्य मशीनों और उपकरणों के लिए अलग से राशि प्रदान की जानी थी। आंकड़ों के मुताबिक बालाघाट ब्लॉक में सबसे अधिक 9 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें कुम्हारी, समनापुर, हीरापुर, चांगोटोला सहित अन्य उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। इसी प्रकार अन्य तहसीलों का आंकड़ा इस प्रकार से है: कटंगी में 2, वारासिवनी में 2, किरनापुर में 3, लांजी में 3, बैहर 7, बिरसा 3, परसबाड़ा में 3 और खैरलांजी में 1 सेंटर स्वीकृत किया गया था। शासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है, उनके वहीं से होना है, हमारे यहाँ से कुछ नहीं होता। यहाँ से लगभग फिर भी कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि कुछ बता रहे भर्तियाँ नहीं होने से काफ़ी परेशानी हो रही है। अब वो शासन भी इसके लिए प्रयासशील है, कोशिश तो कर रहे हैं। डॉक्टर ही नहीं आना चाहते तो क्या करें, शासन क्या कर सकते हैं? डॉक्टर की कमी की वजह से, डॉक्टर की कमी की वजह से हमारे जिला चिकित्सालय में डॉक्टर बहुत कम है, इसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। लालबर्रा मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बोट्टा हजारी के स्कूल चौक में 3 फरवरी को दोपहर 2 बजे महात्मा ज्योतिबा फुले व माता सावित्री फुले की प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित किया गया। अतिथियों के द्वारा फीता काटकर महात्मा ज्योतिबा फुले व माता सावित्री फुले की प्रतिमा के समक्ष पूजन अर्चन कर अनावरण किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन ने कहा कि वर्षों पहले महात्मा ज्योतिबा फुले व माता सावित्री फुले का जन्म हुआ और वर्तमान में सन 2020 चल रहा है, फिर भी उनका नाम अमर है क्योंकि उन्होंने ऐसे महान कार्य किए हैं। आज उनकी प्रतिमा इसीलिए लगाई जा रही है क्योंकि उनके जीवन चरित्र को हम याद कर आत्मसात करें और हमें महापुरुषों के जीवन को आत्मसात करना चाहिए। तो उसको सती प्रथा, जो प्रथा चल रही है, सामाजिक प्रथा, जब छोटे छोटे बच्चियां जब विधवा हो जाती थी तो वास्तव में हमने इतिहास पढ़ा में देखा है, उनको 2 लोग पकड़ के जलती हुई चिता में जीवित बच्ची को डाल देते थे। इसमें उन्होंने चिंतन किया कि यह समाज में कितनी गलत कुरीति है।
और इसको समाप्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया और बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों को विलोपित करने का प्रयास किया और अच्छी बातों को समाज में लाने का प्रयास किया। उसमें महिला शिक्षा की भी बात आती है। इस दौरान उनके द्वारा विपरीत परिस्थितियों में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय समाज ने जो कहा वह अच्छा है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। यदि बुरा है तो उसके खिलाफ मनुष्य में विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। समाज के बीच में खड़े होकर हम लोग बोल नहीं पाते थे, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। उस समय उन्होंने जब परिस्थिति देखा तो उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया। महात्मा ज्योतिबा जी फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, पत्नी ने फिर स्कूल खोलकर हमारी महिला बहनों को पढ़ाया। इसलिए प्रथम शिक्षक के रूप में हमारे ज्योतिबा फुले जी को, माता सावित्रीबाई फुले जी को समाज में माना गया है, इतिहास में माना गया है कि वो प्रथम शिक्षिका के रूप में उन्हें जाना जाता है। इस दौरान उपस्थित जनों ने बताया कि माता जीजाबाई और अहिल्याबाई नहीं होती तो सुशासन नहीं होता, सावित्री देवी फुले नहीं होती तो शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होता। माता सावित्री फुले ने स्त्री शिक्षा को बढ़ाया, जिसका परिणाम है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बकोड़ा में 3 फरवरी को क्षेत्रीय जनपद सदस्य पुष्पा नागेश्वर, जनपद सदस्य प्रतिनिधि श्रीराम नागेश्वर व विद्युत विभाग के सहायक यंत्री आर.के. बोपचे सहित ग्रामीण जनों की उपस्थिति में नवीन 25 केवी विद्युत ट्रांसफार्मर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जनपद सदस्य पुष्पा नागेश्वर के हस्ते स्विच दबाकर विद्युत ट्रांसफार्मर का शुभारंभ कर विद्युत सप्लाई प्रारंभ की गई। यहाँ पे ये गर्मी में बिजली की बहुत समस्या आती थी, जैसे यहाँ पर 2 वेल्डिंग वर्कशॉप है और एक वाटर प्लांट भी है, और जैसे गर्मी में कूलर, पंखे ये सारी चीज़ें नहीं चलते थे, तो यहाँ से वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस वार्ड को यह 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगवा के हमने बिजली की समस्या को शुभारंभ किया हमने। शहर के शहीद चंद्रशेखर आजाद खेल परिसर हॉकी मैदान में खिलाड़ियों को वर्षों से टर्फ का इंतजार है। बीते कई वर्षों से टर्फ किए जाने की घोषणा लगातार की जा रही है, बावजूद इसके बजट का आवंटन नहीं होने से लगातार हॉकी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि शहीद चंद्रशेखर आजाद खेल परिसर मैदान में प्रतिवर्ष ऑल इंडिया स्तर की हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। आयोजन के दौरान पहुंचने वाले मुख्य अतिथि जरूर टर्फ मैदान की सुविधा दिए जाने की घोषणा करते हैं, लेकिन यह घोषणा केवल घोषणा ही बनकर रह जाती है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी बताते हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान निश्चित ही टर्फ मैदान बनाए जाने की घोषणाएं हुई, लेकिन शायद वे भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं पूरे तरीके से मेहनत नहीं की गई है, इस कारण टर्फ मैदान तैयार नहीं हो सका। जब मैं नगरपालिका अध्यक्ष था उसी समय से हमारा जब भी टूर्नामेंट होता था तो उसकी बात निकलती थी और कोशिश भी की गई उसके लिए। हम नगरपालिका से भी हमने लिखित में राज्य सरकार को लिखा था, माननीय मंत्री जी ने भी, हमारे हुसैन साहब ने भी उसके लिए प्रयत्न किया, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी अपने बालाघाट के भाग्य में अभी नहीं है टर्फ। हो सकता है कि अब हो जाए, ऐसा लग रहा है कि शायद टर्फ पर काम तो हो रहा है। मैं तो अपेक्षा और आशा करूंगा कि जल्दी से जल्दी हमारे हॉकी खिलाड़ी टर्फ पर खेले। मगर आपके शासन में इतनी घोषणाएं होती रही तो क्यों नहीं हुआ? मतलब इसमें आप लोगों की उदासीनता न मानी जाए भाजपा के? नहीं, आप जैसे अब इसमें उदासीनता कहिए या मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमारे प्रयत्नों में कहीं कुछ कमी रही होगी, शायद इसलिए न हो पाया हो, लेकिन भविष्य में जल्दी हो जाए, हमारे खिलाड़ी टर्फ पर खेलें, ये मेरी।
नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के जनरल सेक्रेटरी और रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर विजय वर्मा बताते हैं कि नगरपालिका द्वारा इस मैदान का स्थानांतरण करते हुए खेल एवं युवक कल्याण विभाग को सौंप दिया गया है। तत्कालीन कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन से लेकर वर्तमान खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल और विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे द्वारा लगातार मैदान टर्फ बनाए जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिस कारण 8 करोड़ रुपए का बजट पर बनाया गया है। नगर पालिका ने जिस तरह से ग्राउंड खेल युवक कल्याण को समर्पित कर दी और विधिवत उसमें जो कार्रवाई होना था वो बालाघाट लेवल पे हो गई। बालाघाट जिले के तत्कालीन मंत्री गौरीशंकर जी बिसेन के प्रयासों से उसका काफ़ी कार्य बढ़ा, लेकिन अब जो मध्य प्रदेश शासन है इसमें पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। हमारे प्रदीप जायसवाल जी मंत्री और सुश्री हिना कांवरे जी तो दोनों के इसमें प्रयास सक्रिय रूप से हो रहे हैं और इसमें अब ये स्थिति आ गई कि 7 करोड़ 84 लाख का बजट बना है और हमारे कलेक्टर महोदय ने 7 करोड़ 84 लाख का बजट बना के यहाँ से जो भेजा है वो वहाँ से सैंक्शन हो जाएगा, ऐसा हमारे मंत्री जो खेल मंत्री जीतू पटवारी जी ने भी कहा है कि इस समय सिर्फ 2 टर्फ बनाए जाएंगे, एक बालाघाट और एक इंदौर। तो बालाघाट की संभावनाएं अब बहुत प्रबल हो चुकी हैं। जिले के महाराजखंड थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक 5 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार 2 फरवरी को मासूम के माता पिता मजदूरी करने गए थे। शाम को जब 6 बजे वे घर लौटे तो बच्ची ने बिस्किट खाने की जिद की। इस बात को लेकर पीड़िता को उसकी बड़ी बहन के साथ पैसे देकर दुकान भेज दिया गया। इसी दौरान आरोपी द्वारा मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी जैसी घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता के माता पिता की शिकायत पर महाराजखंड पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है और आरोपी बाबूलाल के खिलाफ 376 AB पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। तिरोड़ी थाना अंतर्गत ग्राम जागोटोला बोरखेड़ा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर लात घूसा से बेरहमी से मारकर हत्या कर दी। पुलिस द्वारा आरोपी जयचंद कड़पेती उम्र 47 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार 2 फरवरी को रमूलाबाई और उसके पति जयचंद के बीच घरेलू विवाद हो गया था। विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि पति द्वारा पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। इस दौरान पड़ोसियों ने घायल रमूलाबाई को डायल 100 की मदद से कटंगी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने रमूलाबाई को मृत घोषित कर दिया। पड़ोसी की शिकायत पर तिरोड़ी पुलिस द्वारा आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेमौसम बारिश और समय समय पर मौसम में हो रहे बदलाव को लेकर एक बार फिर से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। मौसम में बदलाव के चलते ग्रीष्मकालीन फसलों में बीमारियां फैल रही हैं। वहीं गेहूं, चना, उड़द, दाल जैसी फसलें बर्बाद होने की कगार पर है। इसके अलावा हरी सब्जियों में भी कीड़े लगने की शिकायत मिल रही है और लाख जतन के बावजूद भी किसान अपनी फसलों को बीमारी से नहीं बचा पा रहे हैं।
उड़दा भी हुआ है 2 एकड़ में खराब, और ये चना हुआ है यहाँ से इतना है पूरा। अच्छा, लगभग कितने का घाटा हो सकता है आप लोग को? प्राय 2 एकड़ में उड़द पक जाता है 2.5-3 कुंटल हो जाता है 2 एकड़ पे, और यहाँ पे हो जाता था 2-2.5 समझे 2.5 खंडी चना हो जाता है यहाँ पे। और अगर ऐसा ही मौसम रहा तो फिर क्या स्थिति होगी? एक भी नहीं हो नहीं। साथ ही वे मौसम के बदलाव से काफी चिंतित हैं। किसानों को इस बात की आशंका है कि यदि मौसम ऐसा ही बना रहा और बारिश हो गई तो निश्चित ही उनके द्वारा लगाई गई फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। 4 एकड़ में बहुत नुकसान हुआ है जी। गेहूँ हुआ है, गोभी लगाए हैं, भट्टा लगाए हैं, गन्ना लगाए हैं, गन्ना भी सब गिर रहा है पूरा नीचे। लगभग ऐसी स्थिति सभी की होगी। हमारी चना प्रभावित हुआ और चना और धनिया। अच्छा, मौसम ऐसा ही रहता है तो फिर क्या होगा आपकी फसल? फिर तो नुकसान ही नुकसान है, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। हाँ। लामता में सोमवार को स्वर्गीय प्रकाश चंद्र जी कोचर की पुण्य स्मृति में कोचर परिवार के तत्वाधान में आयोजित निशुल्क हड्डी रोग, चर्म रोग, दंत रोग जांच व उपचार शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 380 मरीज लाभान्वित हुए। इस शिविर में लामता, चरेगांव, चांगुटोला, परसवाड़ा एवं आसपास के क्षेत्रों से मरीज स्वास्थ्य शिविर में पहुंचकर अपना उपचार करवाए। इस शिविर में डॉक्टर विकास बिसेन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अक्षय चौहान, चर्म दंत रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शुलभ पगारिया, दंत रोग विशेषज्ञ ने इस शिविर में अपनी सेवा प्रदान की। शिविर के प्रायोजक त्रिलोक चंद शांति देवी कोचर ट्रस्ट बालाघाट थे। इस शिविर में कमला देवी कोचर, हजारीमल कोचर, हुल्लासमल विमल कोचर, मूलचंद, विनोद कोचर, प्रमोद कोचर, अर्पित जैन, प्रवीण जैन, अंकित यादव, श्री गौरीशंकर तोमर, मानेश्वर ने विशेष सहयोग प्रदान किया। इस शिविर में चित्रगुप्त कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा शिविर में सभी मरीजों का आयुष्मान कार्ड निशुल्क बनाया गया। पुरुष और महिलाओं के लिए लाभदायक शिविर है। इसमें क्या मरीजों के निःशुल्क इलाज हो रहा है, जिससे हड्डी और दांत की जांच हो सकता है। आपको क्या समस्या है? मेरे दांत हिल रहा है और उम्र के हिसाब से मेरे को दर्द होता है, दांत में निकलवाना था। वारासिवनी क्लब ग्राउंड मैदान में 25 जनवरी से 2 फरवरी तक सिविल लाइन महिला मंडल समिति के तत्वाधान में आयोजित श्री राम कथा का 3 फरवरी को हवन पूजन कर समापन किया गया, जिसमें रविवार को शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो श्री राम कथा स्थल से शोभा यात्रा निकाली गई और नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए क्लब ग्राउंड पहुंची, जहां कलश यात्रा का समापन कर कथा विश्राम किया गया। श्री राम कथा के अंतिम दिन यानी 2 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवक्ता देवी शरण दीक्षित महाराज के द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन कर व्यास आसन से राम राज्य अभिषेक कथा का वाचन कर भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक के बारे में विस्तार पूर्वक संगीतमय रूप से बताया गया, जिसके बाद भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई और कथा विश्राम किया गया, जिसके बाद 3 फरवरी को हवन पूजन कर महाप्रसादी का वितरण कर श्री राम कथा का समापन किया गया। स्वाहा लग्नाण भगवान की जय। उठ जाएं और लोग जो रह गए वो आकर बैठ। क्या गया है? ये राम कथा का आयोजन है हमारी महिला मंडल सिविल लाइन द्वारा। इसमें सब महिलाओं ने ही मिल करके, मंडल की महिलाओं ने मिल करके ये कार्यक्रम किया है। आज क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? आज तो हवन पूजन और भंडारा समापन कार्यक्रम है। आज समापन कार्यक्रम है। आयोजन का उद्देश्य क्या था? आयोजन का उद्देश्य ये है कि हम लोग महिलाएं सब धार्मिक हैं और भगवान में आस्था हम लोग।
वारासिवनी नगर पालिका प्रशासक संदीप सिंह ने 3 फरवरी को नगर भ्रमण कर अनाधिकृत रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की। यह कार्यवाही यातायात व्यवस्था और अव्यवस्थित बाजार को दृष्टिगत रखते हुए रोड किनारे के दुकानदारों को शटर के अंदर दुकान लगाने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान रोड किनारे के दुकानदारों में हड़कंप मच गई और सभी अपनी अपनी दुकानों को व्यवस्थित करते नजर आए। ये मेनली रोडों पे जो दुकानदारों के द्वारा इंक्रोचमेंट कर लिया गया है, दुकानें अपनी ये आगे बढ़ा ली है और इसके साथ साथ ये ऊपर टीन शेड बढ़ा के सामान जो भी है इनके पास दुकानों का सामान ये बाहर रख रहे हैं। इसे हो क्या रहा है कि जो कस्टमर आ रहा है वो इनके सामान के बाहर गाड़ी लगा रहा है। गाड़ी वो क्या है रोड पे आ जा रही है, दोनों साइड से यही स्थिति है। तो जो हमारी 40 फीट की रोड है वो सीमेंट के 20 फीट पे आ जा रही है। इस पर क्या है ट्रैफिक जाम की पूरी समस्या रोज हो रही है। तो इसी संबंध में आज मैंने कार्रवाई की है। आज तो सभी को हिदायत दे दिया, दुकानदार जितने भी हैं हमारे यहाँ व्यापारी वर्ग, तो सभी अपनी जो सामान है अंदर करें। टीन शेड जितना जरूरत है 2-3 फीट वो बाहर करके बाकी टीन शेड हटाएं, जिससे कि जो कस्टमर आ रहा है उनकी गाड़ी रोड पे नहीं आए। और जो कस्टमर इनके दुकान के पास आता है उसको भी ये बताएं कि गाड़ी जो है आप रोड से अलग करके साइड में लगाएं। इससे क्या है कि ट्रैफिक की समस्या कम हो। वारासिवनी में आयोजित होने वाली देवधर क्रिकेट ट्रॉफी में 12 फरवरी को 83 वर्ल्ड विजेता टीम के कप्तान महान क्रिकेटर कपिल देव आ रहे हैं। देवधर क्रिकेट क्लब अध्यक्ष महेंद्र मिश्रा ने बताया कि देवधर क्रिकेट क्लब ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में 12 फरवरी को खेला जाए, जिसमें 83 वर्ल्ड कप के हीरो कपिल देव का आगमन होने जा रहा है। ऐसे दिग्गजों को नगर में बुलाने के पीछे देवधर क्रिकेट क्लब की मंशा है कि हमारे शहर का युवा ऐसे महान क्रिकेटरों से प्रेरणा ले और सीखे, ताकि हमारे शहर का युवा भी अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सके। 26वें वर्ष के फाइनल में हमारे इस टूर्नामेंट के आयोजक आदरणीय गुड्डा भैया के अनुरोध पर कपिल देव 12 फरवरी 2020 को यहाँ फाइनल मैच में आ रहे हैं। तो इस संबंध में कितने बजे तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे? उनका जो कार्यक्रम शेड्यूल जो बना है वो लगभग 12 बजे यहाँ पर आ जाएंगे और शाम के 7 बजे तक। और ये 12 फरवरी जो है इस वर्ष का, वो इस वारासिवनी शहर के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा कि 20वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कपिल देव जो है वो इस वारासिवनी की सरजमी पर पहुंचे। यहाँ जो खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, इस शहर के जो खिलाड़ी हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए उनका थोड़ा बहुत मार्गदर्शन ही उन खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ये इस आयोजन समिति का उद्देश्य ये है कि ये आयोजन जो है इसके माध्यम से इस शहर के आसपास के जो ग्रामीण अंचल है वहाँ से जो खेल की प्रतिभाएं वो निखर कर राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस शहर का नाम रोशन करें। शासन के आदेशानुसार जिले के 10 विकासखंड एवं 6 नगरीय निकायों में माह दिसंबर 2019 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र श्रेणियों का सत्यापन किया जा रहा है। इसके लिए जिले में गठित 1752 दलों द्वारा घर घर जाकर सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। पात्र परिवारों के सत्यापन में बालाघाट जिला प्रदेश के सभी 52 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त है। जिले में अब केवल 6000 परिवारों के सत्यापन का कार्य शेष रह गया है। कलेक्टर दीपक आर्य और जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह के मार्गदर्शन में जिले में पात्र परिवारों के सत्यापन का कार्य तत्परता के साथ किया जा रहा है। सत्यापन कार्य के लिए 1752 जांच दल बनाए गए हैं। जांच दलों में शामिल पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी, नगरीय निकाय के कर्मचारी आदि विभागों के कर्मचारियों द्वारा जिले के 693 ग्राम पंचायत एवं 6 नगरपालिका नगर परिषद में घर घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। अब तक जिले में 3,27,485 परिवारों में से 3,21,005 परिवारों का सत्यापन किया जा चुका है। शेष 6000 परिवारों के सत्यापन का कार्य भी जल्द पूरा करने को कहा गया है। जिले के तमाम धान खरीदी केंद्रों में रखी लाखों क्विंटल धान का करीब 10 दिनों से परिवहन नहीं हो पाया, जिसमें समिति प्रबंधक एवं धान खरीदी प्रभारी की समस्या बढ़ा दी है।
इस समस्या के निराकरण को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कैप की कमी के चलते समस्या का अब तक समाधान नहीं हो पाया। इस समस्या को लेकर आवश्यक चर्चा करने के उद्देश्य को लेकर जिला सहकारी बैंक की मुख्य शाखा में आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में तमाम समिति प्रबंधकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। समस्या ये है कि 24 तारीख के बाद से धान का परिवहन एकदम ही बंद सा हो गया है। 2-4 समितियों में इक्का दुक्का ट्रक को छोड़कर परिवहन हो नहीं रहा है। अब यह है कि मैं उनको व्यवहारिक परिस्थितियां बता रहा हूं कि कैब नहीं है, धान को रखने की जगह नहीं है, लेकिन मौसम के रुख को देखते हुए और पिछले नुकसान को देखते हुए समिति प्रबंधक बहुत परेशान है। हमारी 2 समिति जरेरा और कुमारी में 21,779 और कुमारी में 20,974 क्विंटल धान पड़ा है। ऐसी स्थिति सभी जगह है। पायली में 15,400, अमेड़ा में 9,225। ये मान के चलिए कि पूरे ज़िले में लगभग 12 लाख क्विंटल धान परिवहन के लिए बाकी है। कल को धान में जो भी कमी पेशी होगी, समिति प्रबंधक और धान उपार्जन प्रभारी की जिम्मेदारी तय होती है और उससे राशि वसूली के आदेश होते हैं। हमारा समिति प्रबंधक दिन रात मेहनत कर रहा है और उसका रिजल्ट आज ये है, तो इसलिए हम लोग बहुत चिंतित हैं और उसी के संबंध में आवश्यक आगे क्या करें, किससे निवेदन करें, इसी के लिए नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर नगर पालिका के तहत आने वाले तमाम वार्डों के परिसीमन का कार्य किया जाना है, जिसको लेकर 24 अक्टूबर को प्रारंभिक प्रकाशन किया गया था, जिसमें दावे आपत्ति बुलाए गए थे। करीब 32 दावे आपत्तियों का निराकरण कर प्रकरण को भोपाल भेजा गया था, लेकिन प्रस्तावित प्रस्ताव पर आपत्ति लगा दी गई। आपको बता दें कि भेजे गए प्रस्तावित प्रस्ताव में वर्ष 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया था, जिसे स्वीकृत नहीं किया गया, जिसके बाद डूडा के परियोजना अधिकारी गजानन नाफड़े के द्वारा नवीन जनसंख्या के आधार पर प्रस्तावित प्रस्ताव को भोपाल भेजा गया और भोपाल स्तर पर परिसीमन की अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान डूडा के परियोजना अधिकारी गजानन नाफड़े ने कहा कि वार्डों के परिसीमन को लेकर प्रस्तावित प्रस्ताव में आपत्ति लगाई गई थी, जिसमें सुधार कर पुनः भोपाल भेजा जाएगा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उकवा रेंज ऑफिस के पास दिखा तेंदुआ, लोगों का लगा जमावड़ा, गाड़ियों की लाइट देख दोबारा जंगल में लौटा तेंदुआ। परिसीमन में अटका नगर पालिका चुनाव, 2011 की जनगणना के आधार पर भोपाल भेजा गया प्रस्ताव। वर्ल्ड कप 1983 के हीरो कपिल देव 12 फरवरी को आएंगे वारासिवनी। प्रशासनिक उदासीनता के कारण हॉकी मैदान को टर्फ बनाए जाने में देरी, 8 करोड़ रुपए का बना बजट, आवंटन का इंतजार। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र पर नहीं मिल रहा वेलनेस सेंटर का लाभ, शोपीस बनकर रह गए भवन। घरेलू बात पर पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार, तिरोड़ी थाना अंतर्गत बोरखेड़ा की घटना। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत परिवारों के सत्यापन में बालाघाट जिला प्रदेश में अव्वल। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।